नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो एथेनॉल पर सख्ती, चीनी कितनी सस्ती, इसमें आपका स्वागत है। और सरकार ने ये तय कर दिया है कि गन्ने के जूस और सिरप से एथेनॉल नहीं बनेगा। ये निर्देश कंपनियों को दे दिए गए हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये खबर तो पहले आ गई है। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस खबर का इम्पैक्ट क्या होगा आपके ऊपर, किसानों के ऊपर और चीनी मिलों के ऊपर। इसको हम डिटेल में डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट ग्राउंड के ऊपर होने वाला है। और जो आपने कहानी सुनी है इस खबर को लेकर के, जो आपने बी मोलासिस, सी मोलासिस, इस तरह के शब्द सुने हैं, वो एक्चुअली है क्या, पूरा डिकोड करेंगे एथेनॉल की पूरी इस कहानी को इस शो में हमारे 3 खास एक्सपर्ट के जरिए। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी साहब जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं श्री रेणुका शुगर के। हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी हैं, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के। और साथ ही हमारे साथ संजय खट्टर साहब हैं, महाराष्ट्र शुगर फेडरेशन के हेड हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा मकसद है कि इस शो में हम आपको जो खबर आई है एथेनॉल को लेकर, उससे आगे की पूरी कहानी बताएं। तो अतुल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप जरा हमें ये बताइए कि जब से ये खबर आई है लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूज़न है कि चीनी मिलों को इतना नुकसान हो जाएगा, उतना नुकसान हो जाएगा। आपको देखकर, आपके स्माइल को देखकर लगता नहीं कोई बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो आप पहले हमें ये बताइए सर कि चीनी मिलों की सेहत पर क्या इम्पैक्ट आपने पिछले 24 घंटे में आप एसेस किया है? देखिए, मेरा ही मानना है कि चीनी मिलों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, पर डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो एथेनॉल का प्रोग्राम है वो डेफिनेटली सफ़र करेगा। क्योंकि इस लास्ट ईयर जैसे अपना साल ख़त्म हुआ अक्टूबर में, तब तकरीबन 12% का ब्लेंडिंग रेशियो आया था। इस साल का टारगेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 15% ब्लेंड करेंगे। मैं नहीं समझता कि इस साल वो 15% का ब्लेंडिंग अचीव हो पाएगा, क्योंकि उसके अगर केन जूस के एथेनॉल नहीं रहेगा तो डेफिनेटली उतना तो कम एथेनॉल गवर्नमेंट को मिलेगा। सेकेंडली, जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, पिछले कुछ दिनों से आप देखिए शुगर का और इसका क्या नाम केन जूस एथेनॉल का दाम मोर और लेस बराबर के लेवल पे आ गया था। और जो डेल्टा था वो काफी कम हो चुका था। पहले तो क्या होता है, शक्कर बिक रही थी 31-32 रुपए साल भर पहले, और एथेनॉल का दाम होता था जो आज है, तो डेल्टा ज्यादा था। अभी डेल्टा उतना ज्यादा नहीं रह गया है। तो मैं समझता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी में तो बहुत इफेक्ट नहीं आएगा, पर डेफिनेटली कैश फ्लोज जो है मिल्स के वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनसे पैसा जल्दी मिल जाता है। और क्रशिंग अगर अपने लोग केवल चीनी बनाएंगे तो शक्कर को बिकते बिकते तो 12-15 महीने हो जाते हैं। तो ब्याज की जरूर डेफिनेटली इंडस्ट्री को मार पड़ेगी। और मैं समझता हूँ ये एक थोड़ा ग्रे एरिया है। तो आप कह रहे हैं कि ये थोड़ा ग्रे एरिया है। ये आपने इम्पॉर्टेंट बात कही है। इसको जरा मैं थोड़ा चाहता हूँ कि और विस्तार से आपको बताया जाए। तो आप जरा इस पूरी कहानी को ऐसे समझिए। कहानी ये है कि सरकार ने ये कहा है कि आप अभी गन्ने के जूस और सिरप से एथेनॉल मत बनाइए, लेकिन जो बी मोलासिस है उससे आप एथेनॉल बनाते रहिए। अब आपने पिछले, जब से ये खबर आई है, आपने कई बार बी मोलासिस, सी मोलासिस सुना होगा। तो मैं बी मोलासिस आगे बोलूँ उससे पहले बी मोलासिस को आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। बी मोलासिस का मतलब हुआ कि इसमें जो शुगर का कंटेंट है वो सी मोलासिस के मुकाबले ज़्यादा होता है, और करीब 56% का जो कंटेंट है बी मोलासिस में शुगर का होता है। और ये कहा जाता है कि 1 टन में बी मोलासिस में करीब 360 से 370 लीटर एथेनॉल बनता है। और सी मोलासिस में जो शुगर का कंटेंट है वो करीब 48% होता है, और उसमें 1 टन में 240 से 250 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होता है। तो ये है बी मोलासिस और सी मोलासिस। ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं केन के। और जो यहाँ पर एथेनॉल बनता है उसमें वो कैसे बनता है ये आप जरा देख लीजिए। तो उसमें बेसिकली सिर्फ गन्ने से नहीं बल्कि जो ग्रेन से भी बनता है, और चावल, मक्का, ये सब, इनसे भी एथेनॉल का उत्पादन होता है। और जो इसका जो ईल्ड है, ईल्ड जरा आप समझिए क्या है। ईल्ड अगर एक टन गन्ने की बात करें तो 1 टन गन्ने में 70 लीटर के आसपास का जो है वो एथेनॉल बनता है। जबकि बी हैवी मोलासिस में 360 से 370, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। सी हैवी मोलासिस में 240 से 250 लीटर, और चावल में
1 टन चावल में 450 लीटर और 1 टन मक्का में 380 लीटर। ये गणित है एथेनॉल की। अब जरा विठलानी जी आप जरा बताइए, क्योंकि इसमें जो एक बात कही जा रही है नुकसान के लिए, वो ये जो बात अतुल जी ने कही वो ये कि भाई जिस चीनी का इस्तेमाल एथेनॉल में नहीं होगा वो हम चीनी बनाकर बेच लेंगे, तो वहाँ दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? एक तो जब आप एथेनॉल बेचते हैं तो आपको तुरंत कैश मिल जाता है, लेकिन चीनी चूँकि रेगुलेटेड है, रिलीज मैकेनिज्म है, हर महीने चीनी का कोटा जारी होता है, तो आपके पास सपोज कि 100 लाख टन चीनी अगर किसी के पास है तो उसको 12 महीने में बेचने होंगे, वो पैसे 12 महीने में आएंगे। लेकिन एथेनॉल अगर वो बनाता है तो पैसा जल्दी आ जाएगा। एक दिक्कत यहाँ पर है चीनी मिलों के सामने। दूसरी दिक्कत ये है कि चीनी बना तो लेंगे, और ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला हुआ है इससे करीब करीब 20 लाख टन चीनी ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा चीनी मिलों की तरफ से। दिक्कत यह है कि अगर 20 लाख टन चीनी बनाने के बाद 1-2 रुपये किलो भी दाम कम हो जाएंगे तो ये नुकसान चीनी मिलों को अलग से होगा, है ना? तो क्या आपको भी यही लगता है, या आपको लगता है, चूँकि सरकार का ये बयान ये भी आया है कि इससे जो 15% का टारगेट है वो मिस नहीं होगा, और टारगेट 2025 का 20% का भी मिस नहीं होगा, आपको भी यही लगता है? देखिए, ऐसा है कि पहला तो अतुल जी ने जो बताया वो सभी बात से मैं सहमत हूँ, और जो 15% का टारगेट है वो मिस होगा, जो 20% का टारगेट है वो भी मिस होगा, क्योंकि 24-25 में भी कोई ऐसे रोज़ी पिक्चर दिख नहीं रहा है कहीं से कि कोई शुगर केन ज़्यादा होगी या कुछ होगा। ये गवर्नमेंट ने अभी जो भी किया है वो गवर्नमेंट की खुद की भी कुछ मजबूरी है, और उन्होंने ये पॉलिसी लेके आए हैं। पर जब इंडस्ट्री की बात करेंगे ना, तो इंडस्ट्री की हर यूनिट की या हर कंपनी की अपनी अपनी परसेंटेज, कितना वो इथेनॉल में जाने वाले थे, कितना परसेंटेज चीनी में जाने वाले थे। अगर कोई कंपनी ऐसा है कि उनका प्रोजेक्ट ये था कि मैं 40% इथेनॉल बनाऊंगा और 60% का ऑलरेडी उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिए 40% के लिए, और 60-40 की अगर सोच थी, तो डेफिनेटली बॉटम लाइन इज गोइंग टू बी हिटेड। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक बात पे मैं थोड़ा सा सहमत, मुझे थोड़ी कमी लग रही है कि 1 रुपया या 2 रुपया गिर जाएगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने ये 9 साल 10 साल में कभी भी शुगर इंडस्ट्री के अगेंस्ट का स्टेप कभी भी नहीं लिया है, और वो कभी भी नहीं चाहते हैं। चाहे उन्होंने रिलीज मैकेनिज्म लगा दी, ये एमएसपी चालू कर दी, इथेनॉल का प्रोजेक्ट किया, तो उनको पता है कि उनकी वोट बैंक जो है यूपी में फार्मर्स की है, चाहे महाराष्ट्र में हो। तो ये इस तरह का कोई स्टेप लो कि जो आपको खुद को मारे, और खुद की जो पार्लियामेंट के लिए करते हो और गन्ने के किसानों को मारोगे, तो वो वोट बैंक को काफ़ी हिट होगा। और ये गवर्नमेंट कैसे उसको रोक सकती है? गवर्नमेंट को चीनी ज़्यादा चाहिए थी, दाम कम नहीं चाहिए थे। तो मेरा कहना ये है कि 1 रुपया 2 रुपया किलो ऐसा कोई गिरने की मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आज के भाव जो 3600 रुपया है महाराष्ट्र के, और जो 3850 39 तक जब यूपी है, तो दे आर सेटिस्फाइड। दिस इज व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज। और वो सेटिस्फाइड है, और समझो कभी दाम नीचे आ गए 35 के, तो जनवरी भी समझो, अभी दिसंबर में 3500 का रेट हो गया सपोज, तो गवर्नमेंट जनवरी का एक्सपेक्टेशन से कम कोटा करके वापस 36 पे लेके आ सकती है। तो जब भी सब एसोसिएशन हम मिलेंगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट से ये जरूर समझना चाहेंगे कि कौन से प्राइस पे उनको कंफर्टेबिलिटी है। मेरा तो व्यू यही है कि उनका 3600 पे महाराष्ट्र पे उनका कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो आपने जो 10 साल में बच्चे को इतना अच्छा बड़ा कर दिया है, वो अगर मर जाएगा तो आप क्या करोगे? नहीं, ठीक बात और है। आपकी ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन संजय जी आप जरा बताइए, आप तो महाराष्ट्र शुगर फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जरा बताइए। चूँकि मैं ये 3 पार्ट में इस चर्चा को करना चाह रहा हूँ। पहला पार्ट तो भाई शुगर कंपनियों पर, जो कि डायरेक्ट उनके लिए खबर है कि उनकी सेहत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद हम बात करेंगे क्या इसका साइड इफ़ेक्ट गन्ना किसानों पर भी पड़ेगा, और कंज्यूमर के लिए क्या ये फ़ायदे वाली खबर है, इस पर हम अभी बात करेंगे। तो आप ज़रा बताइए, चूँकि आप ग्राउंड पर भी काम करते हैं, चीनी मिलों के लिहाज से क्या वाकई आपको लगता है, चूँकि ये कहा जा रहा है कि जब 5 साल की एथेनॉल की पॉलिसी बनी थी तो उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरा जो इंफ्रा डेवलप करने में एथेनॉल के लिए, और उस लिहाज से अगर देखें, हालांकि मैं ये मानकर चलता हूँ या मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेम्परेरी पॉलिसी होगी, ऐसा नहीं कि परमानेंटली सरकार ने यू टर्न ले लिया है एथेनॉल को लेकर।
हो सकता है कि 4-6 महीने के बाद फिर से इसको बहाल कर दिया जाए, और इसकी पूरी संभावना ये हो भी जाएगा ऑलमोस्ट। तो आप बताएं, क्या ये 5-6 महीने में वाकई कोई बड़ी दिक्कत हो जाएगी या 5-6 महीने सर्वाइव कर जाएगी इंडस्ट्री ठीक से? देखो, हम इसको जिस तरह से देखते हैं ये है कि मुझे आज भी लगता है कि गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया है, और गवर्नमेंट ने, जैसे आपने सही कहा, कि ये डिसीजन सिर्फ इथेनॉल सप्लाई ईयर 2023-24 के लिए लिया है। तो ये लिमिटेड पीरियड जो अभी दिसंबर से अगले नवंबर तक है उस तक ये सीमित है फिलहाल। तो अभी इस वजह से क्या है कि हेवेंस हैव नॉट फॉलन डाउन, आकाश कुछ नीचे नहीं आया है। इसको हम किस तरह से देखते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब शुगर मिल्स के हिसाब से देखें या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से देखें, तो जो एक नीजर्क रिएक्शन बहुत स्ट्रांग आई है कि ये सरकार ने क्या कर दिया है। तो फंडामेंटल क्वेश्चन जो आज इंडस्ट्री में उभर रहा है, या जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को फंडिंग किया है, उनके दिमाग में ये है कि ये प्रोग्राम सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से वो उसको देखते हैं कि अगर ऐसे नीजर्क रिएक्शन गवर्नमेंट लेती है तो फिर ये प्रोग्राम सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए है कि नहीं है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अभी इसका इम्पैक्ट शुगर इंडस्ट्री पर क्या पड़ेगा, तो अभी उसमें दो चीजें हैं कि गवर्नमेंट ने फॉर्चुनेटली बी हेवी मोलासिस को और सी को कोई कुछ हाथ नहीं लगाया है। जो कुछ ऑफर्ड क्वांटिटी है टेंडर्स में अभी फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में, अगर हम फिगर्स को देखते हैं तो टोटल इंडिया की 364 करोड़ लीटर्स क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में एलोकेशन हुए हैं। इसमें से महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूं तो 90 करोड़ 25% क्वांटिटी महाराष्ट्र की है। अब इस 90 करोड़ में अगर देखा जाए तो आज के डेट में शुगर केन जूस और सिरप के माध्यम से जो इथेनॉल जाना है उसका 58% है, मतलब 52 करोड़ का सप्लाई ये इस रूट से है। बी हेवी मोलासिस के रूट से है 36 करोड़ का, कि जो 40% है, और सी का बहुत मिनिमल है 0.20 लाख लीटर्स, और डैमेज फूड ग्रेन्स का 2 करोड़। तो इसलिए क्या हो गया कि हाई अमाउंट पर शुगर केन जूस और सिरप के माध्यम से शुगर फैक्ट्रीज ने क्वांटिटी टेंडर करी है, इसलिए उनको ये लगता है कि ये सब पोजीशन अभी इधर तिधर हो जाएगी। तो कुछ हद तक वो सही है शुगर फैक्ट्रीज का। तो इसको जब हम अभी सरकार के पास पेशकशी करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो एक तो ये है कि जो अनसप्लाइड क्वांटिटी बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन रहेगी शुगर केन जूस और सिरप के माध्यम से, अगर गवर्नमेंट उसको बी हेवी मोलासिस में या सी में कन्वर्ट करती है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आने की गुंजाइश है। अच्छा, तो सबसे पहली तो बात ये है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन जो लिया है ये आपने सर इम्पोर्टेंट आपने नई बात ये कही है कि अगर बी हैवी मोलासिस और सी हैवी मोलासिस को प्रमोट कर दिया जाए तो आप कह रहे हैं कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, राइट? हाँ, मतलब जो आज के इस ईयर के लिए जो ये डिसीजन के वजह से अभी जूस या सिरप के माध्यम से जो इतना सप्लाई नहीं होने वाला है, वो क्वांटिटी वो अगर बी हेवी में और सी में कन्वर्ट कर देते हैं तो काफी हद तक ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, अब चूंकि आपने ये बी मोलासिस और सी मोलासिस वाली बात कर दी, तो अतुल सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं आप ऑथेंटिकेट करें, क्योंकि कुछ आंकड़े ऐसे कहते हैं कि अगर मोलासिस को के जरिए आप एथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन खबर ये आ रही है कि हम एक तरफ मोलासिस से प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं एथेनॉल का, और दूसरी तरफ मोलासिस का एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इस आंकड़े को जरा आप वेरीफाई करें। मेरे पास जो आंकड़ा है कि 20-21, 22-23 में मिलाकर टोटल करीब 41 लाख मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट हो गया है सर, ये बात सही है मोलासिस का? करेक्ट, बिल्कुल सही है। अच्छा, और हम लोग को तो ऐसा अंदाज था कि शायद मोलासिस का एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा, इसके ऊपर पहले चर्चा भी हुई थी, पर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो बैन अटक गया। तो ये थोड़ी अजीबोगरीब बात है कि मोलासिस को हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ इंडस्ट्री उस चीज के लिए थोड़ी तरस रही है। जहां तक अभी संजय साहब जो बात बोल रहे थे ना कि सी मोलासिस में कन्वर्ट हो जाए, मैं उनकी और सब बातों से तो सहमत हूं, पर अगर केन जूस की जगह आप सी मोलासिस का रेट देंगे तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्री के लिए तो वो डेफिनेटली काफी नुकसानदेह चीज होगी, क्योंकि सी मोलासिस का जो रेट है वो बी मोलासिस और केन जूस के मोलासिस से बनी एथेनॉल से काफी कम है। या तो गवर्नमेंट सी मोलासिस का रेट इतना ज्यादा कर दे
और बी मोलासिस का भी कर दे कि वो कॉम्पनसेट हो जाए जो नुकसान इंडस्ट्री को केन जूस एथेनॉल ना होने से हो रहा है। तो वो चीज अभी तो कोई सामने है नहीं। अच्छा। तो मैं समझता हूँ ये तो कोई बहुत वो नहीं होगा। हाँ। पर हाँ, ये जरूर है कि केन जूस वाला हम्म। बी हैवी में वो हो जाए, तो वो अच्छा। तो चीज ठीक है, बस सी में नहीं चलेगा। सी अच्छा, जो रेट है सर जरा, चूंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि जो गन्ने के जूस और सिरप से एथनॉल बनता है उसका रेट करीब 65.5 रुपये प्रति लीटर के आसपास बैठता है। बी हैवी का जो रेट है वो करीब 61 रुपीज़ पर लीटर के आसपास का बैठता है, और सी हैवी का जो रेट है वो करीब 49.5 रुपये 49.50 ये बैठता है। ये ठीक है सर रेट, यही कैलकुलेशन है? बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही अच्छा, है। एक छोटा सवाल मैं अतुल जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो आप लोग गन्ने का जूस बेच रहे हैं इथेनॉल के लिए, या जो बेचते थे अब तक, उसका रेट और चीनी का रेट, उसमें क्या फ़र्क, क्या डिफरेंस है? बराबर है या कुछ फ़र्क है? नहीं, उसका वो मैंने आपको शुरू में ही बोला था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। जो पहले आज जैसे अभी 65 पॉइंट समथिंग जो आपने रेट दिखाया है ना केन जूस एथेनॉल का, दिस ट्रांसलेट्स टू अबाउट 37 रुपीज या 36.5 रुपीज चीनी के दाम, और वही दाम चीनी के मोर और लेस चल रहे हैं। तो चीनी और एथेनॉल, केन जूस एथेनॉल के डेल्टा में आपको ज्यादा अंतर रह नहीं गया, दोनों मोर और लेस बराबर ही हैं। तो ये पहले राउंड में ये बात हो गई कि चीनी मिलों के ऊपर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा। तो इस पर मोटा मोटी ये आ रहा है कि अगर जैसे अतुल जी ने कहा कि शुगर का प्राइस अगर ना घटे तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि जो इथेनॉल की पॉलिसी है, जो इथेनॉल की प्लानिंग है, उसको थोड़ा झटका लगा है। अभी विठलानी जी ने भी इस बात पे जोर दिया कि किस तरह से नुकसान हो सकता है, और संजय जी ने कहा कि कैसे नुकसान से बचाया जा सकता है। अब सेकेंड राउंड में हम बात करेंगे कि इसका गन्ना के जो फार्मर हैं, जो गन्ना किसान हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और कंज्यूमर के लिए जो किया जा रहा है, ये जो ये कहा जा रहा है कि कंज्यूमर के लिए फाइनली ये किया जा रहा है, क्या वाकई कंज्यूमर की जेब पर कोई बड़ी राहत मिलेगी? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको डिटेल में आसान भाषा में बताने के लिए कि जो एथेनॉल पर फैसला आया है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ग्राउंड पर होगा क्या। अब विठलानी जी आप बताइए सर, अब मैं आता हूँ फार्मर पे। बहुत सारे लोग इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अगर चीनी मिलों को नुकसान हुआ, मान लीजिए चीनी के दाम कम होने से या किसी और वजह से, तो गन्ना किसानों को भुगतान में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। क्या ये आशंका ठीक है, या आपको लगता है कि ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होगा? ये ठीक नहीं है, सही है। क्योंकि जो भी इंडस्ट्री के मिल रहती है उनके पास अब क्या हो गया, दो ऑप्शन हो गए सर, कि जो मेरा इनकम आने वाली थी, जो रेवेन्यू की मेरे को इनपुट्स आने वाले थे इथेनॉल से, जो अमाउंट, या तो वो अमाउंट मैं एक कर लूँ कि बाजार से और उठा लूँ लोन बेसिस पे, ये एक रास्ता है। और उसके में इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा मांगे तो ज़्यादा दे दूँ, क्योंकि ज़्यादा इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि आपने जो प्रोजेक्ट के ऊपर आगे लोन ली है इथेनॉल के ऊपर, उसमें एक रिस्क फैक्टर था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, तो वो ऊपर आ गया है। तो अब आपको समझो मैं 10% में दे रहा था तो 12% पे दूंगा। तो ये हिट लेनी है या फिर फार्मर्स को वो पेमेंट लेट देना है। अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी की है इथेनॉल की, तो मेरे एसोसिएशन की काफ़ी समय से एक रिक्वेस्ट पड़ी हुई है उनके पास कि गुजरात का मॉडल है कि सर्टेन परसेंटेज आप जब गन्ना आता है तब दीजिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है सीजन पूरी होने पे, और थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द सीजन पे। तो ये तीन जो रहते हैं, यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है मार्च महीने में करो और थर्ड फाइनल इंस्टॉलमेंट है वो सितंबर में करो। अगर ये सिस्टम कर लेते हैं तो ये पॉलिसी में बच जाएंगे। पर ये दिक्कत ये है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इस तरह का डिसीजन गुजरात का मॉडल अभी लाना भी मुश्किल है। तो यस, फार्मर्स को कहीं ना कहीं जो भी फाइनेंशियल मिल्स की जो वीकनेस होगी, वहां पे फार्मर को ये पेमेंट थोड़े लेट मिलेंगे। सिर्फ भगवान को ये प्रार्थना करो कि उनको ये शुगर केन के पैसे लेट मिले, उसकी वजह से 24-25 में वो गन्ना नहीं लगाए या कम कर देवे और दूसरे क्रॉप पे चले जावे, तो वो देश के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है, ये आशंका आप जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अभी ये बात ठीक है, इसकी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई किसानों को भुगतान हो जाए, और हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो मिलों को ये बात कही जा रही है नुकसान की, वो नुकसान ना हो, वो कंपनसेट हो जाए, ताकि गन्ना किसानों को वक्त पर भुगतान होता रहे। लेकिन आपका असेसमेंट क्या है संजय जी? क्या आपको भी लगता है
कि गन्ना किसानों को लेकर के थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और इसमें मैं एक सवाल और जोड़ता हूँ कि क्या इसको बैन करने की जगह क्या इसको थोड़ा सा इसमें मतलब बदलाव करके भी ये काम हो सकता था, जैसे कि मान लीजिए जो डाइवर्जन है केन जूस का एथेनॉल में, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर देते रादर देन कि आपने बैन कर दिया। देखो, हम इसको इस ढंग से देखते हैं कि जो डिसीजन आज मिल सीजन चालू होने के बाद, और मिल्स ने अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीना का ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है, तो ये डिसीजन अभी लेने के बजाय अगर 2 महीने पहले इस पर सोच विचार करके करते थी गवर्नमेंट, तो शुगर फैक्ट्रीज को अपने प्रोडक्शन प्लानिंग में और जो कुछ क्वांटिटीज कोट करनी है इथेनॉल कंपनीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, तो उसके बारे में ठीक तरह से प्लानिंग करके और अपना प्रोडक्शन प्लानिंग ठीक तरह से शेड्यूल करके वो ज्यादा ट्रांजिशन स्मूथली हो जाता था। ये क्या हो गया कि अभी नी जर्क रिएक्शन आ गई, तो सब प्रोडक्शन प्लानिंग डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब सप्लाई प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी इसका इम्पैक्ट फार्मर पर तो जरूर आना है। जैसे अतुल जी ने कहा कि बेसिकली जो शुगर बेचने के लिए हमको टाइम लगता है और जो 21 दिन में पेमेंट आ जाती है इथेनॉल की, तो इसके वजह से जो लिक्विडिटी बनती है तो उसमें फार्मर का पेमेंट देना आसान हो जाता है। क्योंकि आज के भी डेट में क्या है कि अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर की देखें तो वो एनीवेयर बिटवीन 3,900 रुपीज टू 4,000 रुपीज है, और मार्केट चल रहा है 3650 37 रुपीज। तो आज के डेट में भी अगर शुगर टू शुगर देखा जाए सिर्फ आइसोलेशन में, हाँ। तो शुगर चीनी मिल आज भी 250-300 रुपए नुकसान कर रही है चीनी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के तहत। ठीक है, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही। माफी चाहूँगा सर, वक्त थोड़ा कम है। अतुल जी, आखिरी सवाल सर आपसे मेरा ये होगा कि हमने किसानों की बात कर ली, आप लोगों की बात कर ली, मिलों की, कंज्यूमर के ऊपर क्या वाकई कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा? प्राइस के तौर पर कुछ राहत मिलेगी जिनके लिए ये सब किया जा रहा है? क्या चीनी के दाम कम होंगे क्या? नहीं, जो अभी प्रफुल्ल जी ने और संजय जी ने बोला, मैं उसको ऐड करना चाहता हूं कि केन जूस से जो एथेनॉल बनता है वो जब क्रशिंग सीजन होता है उस समय बनता है, और जब क्रशिंग सीजन होता है तो उसी समय गन्ने का पेमेंट भी होता है। तो जो केन जूस से बनता था उससे गन्ने का पेमेंट फास्ट हो जाता था और किसान खुशहाल रहता था। अब वो नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली किसानों का तकलीफ तो बढ़ सकती है। जहां तक आपका सेकंड क्वेश्चन है ऑन शुगर प्राइसेस, मेरा तो ये मानना है कि शुगर प्राइसेस ऑलरेडी कहीं से कहीं तक तेज नहीं है। आज की तारीख में नहीं आ जाएगी ना सर? 30 रुपए का अगर शुगर है, हाँ। इंटरनेशनली आज अगर इंपोर्ट करेंगे तो 65 से 70 रुपए किलो की रेंज में आएगा। नहीं, वो तो ठीक है सर। हिंदुस्तान का कंज्यूमर तो एज इट इज बहुत ज्यादा हेविली इंसुलेटेड है हाँ। तेजी से। तो मैं नहीं समझता कि कोई तेजी है शुगर में। तेजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ 20 लाख टन चीनी जो अतिरिक्त बनेगी। अतुल जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो 20 लाख टन चीनी इस फैसले के बाद ज्यादा बनेगी, क्या उस 20 लाख टन का 2 रुपए के तौर पर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा? 1 रुपए के तौर पर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा? मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा 1 रुपए का आ सकता है टेम्परेरीली, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत 1 रुपए का भी अगर मान लीजिए नुकसान हो गया, हाँ। तो एक घर में क्या 3-4-5 किलो चीनी खाई जाती तो 5 रुपए का फायदा हो गया, तो इससे क्या आनी जानी है। अच्छा मैं समझता हूँ इसका कोई गेम चेंजिंग इम्पैक्ट नहीं होना कंज्यूमर को। Right. आज मैं तो ताज्जुब करूंगा कि अगर आप बता दें कि आज चीनी के दाम आपकी वाइफ ने क्या भाव में खरीदा, किसी को नहीं मालूम होगा। 1 रुपया 8 आना क्या मायने रखता है आज के जमाने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका, प्रफुल्ल जी आपका और संजय जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि क्या इम्पैक्ट इस फैसले का ओवरऑल फार्मर के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर और चीनी मिलों के ऊपर आने वाला है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार।